6 जुलाई 2022, ब्रैडफोर्ड, इंग्लैंड। शाम के करीब 7:15 वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस पिछले कई दिनों से एक ऐसी महिला की तलाश में थी जो जून के आखिरी हफ्ते से लापता थी। उसे हाई रिस्क मिसिंग पर्सन माना गया था, यानी ऐसा केस जिसमें खतरा बहुत ज्यादा होता है। हर बीतते घंटे के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। दिन निकलते गए, रातें गुजरती गईं और ये डर बढ़ता गया कि शायद अब उसे जिंदा और सुरक्षित मिल पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी पुलिस ने तलाश बंद नहीं की। उस शाम उनकी सर्च उन्हें फिट्जविलियम स्ट्रीट तक ले आई। ये एक साधारण सी सड़क थी जिसके बगल में खाली पड़ी जमीन थी। वहां अक्सर लोग चुपचाप कचरा फेंक जाते थे। टूटे फर्नीचर, गत्ते के डिब्बे, सड़ा हुआ खाना पड़ा रहता था। ऐसी जगह जहां गंदगी इतनी होती है कि कुछ भी अलग नजर आना मुश्किल हो। ऑफिसर्स को साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। हर कोना देखो, दीवारों में अगर कोई छोटा सा गैप भी दिखे तो उसके पार झांक कर देखो, शायद कुछ अलग नजर आ जाए। एक ऑफिसर को दीवार में एक पतला सा छेद दिखा। वो झुककर अंदर देखने लगा और तभी उसकी नजर एक चीज पर जाकर रुक गई। कचरे के ढेर के बीच एक कारपेट कसकर लपेटा हुआ पड़ा था। उसे रस्सी से मजबूती से बांधा गया था। आसपास सड़ा हुआ खाना, गंदगी और बदबू थी, लेकिन वो रस्सी अजीब तरह से बिल्कुल नई और साफ दिख रही थी, जैसे अभी अभी बांधी गई हो। कारपेट के चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही थी। जैसे ही ऑफिसर्स उसके करीब पहुंचे, वहां की तेज बदबू से उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन पुलिस ऐसे गंध को अच्छी तरह पहचानती है और उसी पल उन्हें अंदाजा हो गया था कि अंदर क्या मिलने वाला है। कारपेट के ऊपर जानबूझकर सड़े खाने के डिब्बे और कचरा रखा गया था, जैसे किसी ने कोशिश की हो कि नीचे छुपी चीज किसी की नजर में ना आए। जब उन्होंने बहुत सावधानी से कारपेट को हटाया तो जो सामने था उसे शब्दों में बताना आसान नहीं है। अंदर एक महिला का शरीर था, बुरी तरह से सड़ चुका। हालत इतनी खराब थी कि पहली नजर में पहचानना नामुमकिन था कि वो कौन है। उस वक्त तक उसकी औपचारिक पहचान नहीं हुई थी, लेकिन वहां खड़े कई ऑफिसर्स के मन में एक ही बात चल रही थी। जिस हाई रिस्क महिला की वो तलाश कर रहे थे, शायद उसकी खोज यहीं खत्म हो चुकी है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। सवाल ये नहीं था कि वो कहां है। इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता लगाना था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था और क्यों। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। सोमैया बेगम का जन्म 2002 में यूनाइटेड किंगडम के ब्रैडफोर्ड में हुआ था। वो एक सख्त और पारंपरिक सोच वाले परिवार में बड़ी हुई। उसका परिवार ब्रैडफोर्ड की ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी से जुड़ा था, जिनकी जड़ें पाकिस्तान में थीं। सोमैया एक होशियार और मेहनती लड़की थी जो अपने सपनों को लेकर काफी सीरियस थी। वो लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी में बायोमेडिकल साइंस की स्टूडेंट थी। पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम काम भी करती थी, बुजुर्ग और विकलांग लोगों की देखभाल का। ये काम उसे सच में बहुत पसंद था। उसने सोशल मीडिया पर लिखा था कि शुरुआत में उसे समझ नहीं आ रहा था कि केयर की फील्ड में जाए या नहीं, क्योंकि उसके पास पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जब से उसने ज्वाइन किया, वो अपनी लाइफ के सबसे अच्छे दिन जी रही थी। मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव और हौसला बढ़ाने वाला था। उसने लिखा था कि वो इस टीम का हिस्सा बनकर बहुत खुश है। पड़ोसी बताते थे कि सोमैया ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, अपने में रहने वाली लड़की थी, लेकिन पढ़ाई में वो कमाल की थी। यूनिवर्सिटी के पहले साल में उसने शानदार मार्क्स हासिल किए। कई सालों की उथल पुथल के बाद ऐसा लग रहा था कि अब उसकी लाइफ पटरी पर आ रही है। सोमैया एक बड़े लेकिन बिखरे हुए परिवार से थी। परिवार के अंदर सालों से झगड़ा चल रहा था, जिसने रिश्तों को तोड़कर रख दिया था। जब वो सिर्फ 16 साल की थी, तब उसने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। उसके माता पिता ने उसकी शादी पहले से तय कर दी थी, पाकिस्तान में रहने वाले उसके एक कजिन के साथ। लेकिन सोमैया ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसके पिता यासीन ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने मना किया तो अंजाम बुरा होगा। ऐसे माहौल में 16 साल की लड़की का पुलिस के पास जाना ये बहुत हिम्मत की बात थी। 7 सितंबर 2020 को उसके लिए और उसके भाई बहनों के लिए फोर्स्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुआ। ये किसी को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करने से रोक सकता है। अगर किसी को जबरन देश से बाहर ले जाया जाए तो उसे रोक सकता है।
और अगर कोई बाहर ले जाया जा चुका हो तो उसे वापस यूनाइटेड किंगडम लाने में भी मदद करता है। इसके बाद सभी बच्चों को घर से अलग कर दिया गया। सोमैया बिनी स्ट्रीट के एक घर में रहने लगी, अपने दादी और चाचा दाऊद खान के साथ। 32 बिनी स्ट्रीट में शिफ्ट होना उसके लिए आज़ादी जैसा था। अब वो यासीन से दूर थी, अपनी मर्जी का खाना खा सकती थी, अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती थी, दोस्तों से मिल सकती थी, टीवी पर जो चाहे देख सकती थी। बाद में उसके एक रिश्तेदार ने बताया कि कई साल तक उसे घर पर ही पढ़ाया गया था और यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त भी नहीं थी। यहाँ आकर उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने की पूरी आज़ादी मिली। 25 जून 2022 को सोमैया की लेट शिफ्ट थी। रात को काम से लौटते हुए उसे सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया। ठीक 12:04 पर वो घर की तरफ पैदल जा रही थी। अगली सुबह ब्रैडफोर्ड में सब कुछ नॉर्मल था। दोपहर 3:35 पर सोमैया ने अपनी एक करीबी दोस्त को मैसेज भेजा। उसकी दोस्त ने 4:40 पर जवाब दिया। उसने खिड़की के बाहर हो रही बारिश का एक वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेजा, लेकिन वो मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ। उसकी दोस्त ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा शायद सोमैया के फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। समय बीतता गया तो उसकी दोस्त की चिंता बढ़ने लगी। उसने फिर से सोमैया को मैसेज किया कि जब ये मैसेज मिले तो प्लीज मुझे टेक्स्ट कर देना, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन उसने सोमैया के परिवार से संपर्क किया तो पता चला कि उसके लिए पहले ही मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। जिस दिन वो आखिरी बार देखी गई थी, उसी दिन जब उसके चाचा दाऊद घर लौटे तो उन्होंने देखा कि मेन डोर खुला था, जो बहुत ही अजीब था। अंदर जाकर उन्होंने अपने भाई मोहम्मद तारुज खान को शाम 6:30 पर घर में पाया। दाऊद ने उससे पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है, क्योंकि उसे उस घर में आने की इजाजत नहीं थी। उसका स्वभाव पहले से हिंसक रहा था और उसका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड था। 23 जून 2016 को उसे अपनी ही बेटी के साथ मारपीट के मामले में दोषी ठहराया गया था, जब उसने चाकू दिखाकर उसे धमकाया और कहा कि वो उसके टुकड़े कर देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ लड़कों से बात कर रही थी। 2016 में ही एक रिस्ट्रेनिंग जारी हुआ था, जिसके तहत उसे अपनी मां से संपर्क करने या 32 बिनी स्ट्रीट जाने से रोका गया था। घंटे गुजरते गए, लेकिन सोमैया की तरफ से कोई खबर नहीं आई। ये उसके लिए बिल्कुल अलग बात थी, क्योंकि जब भी वो कहीं जाती थी तो दाऊद और अपनी दादी को जरूर बताकर जाती थी कि कहाँ जा रही है और कितनी देर में लौटेगी। दाऊद ने उसे कई बार कॉल किया और वॉइस मैसेज छोड़ा। उसकी चाची ने भी कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात 12:11 पर उसकी चाची ने फिर कॉल किया, फिर भी फोन नहीं उठा। सुबह और दोपहर तक कॉल जारी रहे और आखिर 1:15 पर दाऊद ने पुलिस को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दे दी। पुलिस ने भी कई बार उसका फोन मिलाया, लेकिन हर बार कॉल सीधे वॉइसमेल पर चली गई। उन्होंने उसी दिन घर पर मौजूद उसके चाचा मोहम्मद से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो भी जवाब नहीं दे रहा था। उसी शाम 5:44 पर पेट्रोलिंग कर रहे ऑफिसर्स को मैसेज मिला कि एक हाई रिस्क मिसिंग पर्सन की तलाश शुरू करनी है। उन्हें कार्टरगेट वर्क्स के एक शिपिंग कंटेनर पर जाने को कहा गया, जहां 53 साल का मोहम्मद नवंबर 2021 से रह रहा था। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो बाहर कपड़े सुखा रहा था और गाड़ी गुजरते वक्त उसने हाथ भी हिलाया। उसका यूनिट छोटा और तंग था, करीब 30 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा, जिसके ऊपर एक और यूनिट रखी थी और बाहर उसकी मित्सुबिशी स्पेस वैगन खड़ी थी। जब पुलिस ने मोहम्मद से पूछा कि उन्होंने जो इतने कॉल किए थे उनका जवाब उसने क्यों नहीं दिया, तो उसने कहा कि वो बस काम में बिजी था। उसने ये भी बताया कि 25 जून को दोपहर करीब 2 बजे वो बिने स्ट्रीट गया था अपनी मां को फल देने। उसके मुताबिक दरवाजा बंद था, इसलिए उसने सोमैया को फोन किया ताकि वो आकर दरवाजा खोल दे। उसने कहा कि जब वो वहां से गया तब सोमैया लिविंग रूम में नहीं थी और उसने उसे देखा भी नहीं। उधर पुलिस सोमैया की तलाश कर रही थी और साथ ही मोहम्मद की हरकतों की जांच भी शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि 25 जून को दोपहर 1:52 पर मोहम्मद बिनी स्ट्रीट पहुंचा था। एक पुलिस ऑफिसर को बिनी स्ट्रीट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने की जिम्मेदारी दी गई। उसमें एक आदमी की आवाज साफ सुनाई दी। वो गुस्से में बोल रहा था कि मेरे सामने से हट जाओ, और फिर उसने कहा कि मैं वापस आ रहा हूं। इसके बाद भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दौड़ रहा हो। फिर उसी आदमी की आवाज दोबारा आई, वापस आओ, इधर आओ। थोड़ी देर बाद एक महिला की आवाज सुनाई दी,
जो घबराहट में बोल रही थी, दरवाजा लॉक कर दो। लेकिन यह अकेला ऐसा एविडेंस नहीं था जो उन्हें मिला था। बाद में उन्होंने देखा कि मोहम्मद की कार इलाके में घूम रही थी। वो मिड लेन पर गाड़ी रोकता है और अपनी कार से कुछ बड़ा और भारी सामान निकालता है, फिर उसे घसीटते हुए दूर ले जाता दिखता है। 27 जून को शाम करीब 5 बजे मोहम्मद खान को अपहरण के शक में गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने कहा कि उसकी याददाश्त ठीक नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने गंभीर आरोप के बावजूद वो बिल्कुल शांत दिख रहा था। उसने कहा कि उसकी अपनी भतीजी के साथ रिश्ते आमतौर पर ठीक थे। उसी दिन शाम 7:30 पर कुछ पुलिस वाले 32 बिनी स्ट्रीट गए, घर की तलाशी लेने और फोटो खींचने। बाद में वो कार्टर गेट वर्क्स भी पहुंचे, जहां मोहम्मद रहता था। वहां की भी तस्वीरें ली गई। अगले दिन भी जांच जारी रही। उसके कमरे के पास एक कूड़ादान मिला जिसमें हल्की आग और धुआं था। अंदर एक आधा जला हुआ मोबाइल फोन मिला। उसे जांच के लिए ले जाया गया और बाद में पता चला कि वो सोमैया का ही फोन था। 28 जून को रात 12:14 पर ट्राफाल्गर हाउस पुलिस स्टेशन में मोहम्मद से फिर पूछताछ हुई। उसे फिर सोमैया के गायब होने के बारे में सवाल किए गए, लेकिन उसने कोई साफ जवाब नहीं दिया। आखिर में पुलिस ने उससे पूछा कि क्या वो सच में अपनी भतीजी को ढूंढने में मदद करना चाहता है, तो उसने कहा कि वो अपना बयान दे चुका है और अब कुछ और नहीं कहना चाहता। उसी दिन शाम 5:07 पर उससे फिर पूछताछ हुई। उसने दोबारा कहा कि उसे नहीं पता सोमैया कहाँ है, और उसके वकील ने भी सलाह दी कि वो आगे कोई कमेंट न करे। पुलिस ने उससे पूछा कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर होने के बावजूद वो बिनी स्ट्रीट क्यों गया था। उसने कहा कि उसके पास वहां जाने की एक वजह थी, लेकिन उसने वो वजह बताने से मना कर दिया। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को उसे और 36 घंटे तक पूछताछ के लिए रखने की अनुमति दी, लेकिन बाद में उसे इन्वेस्टिगेशन के तहत रिहा कर दिया गया। 1 जुलाई को इन्वेस्टिगेटर्स फिर से बिनी स्ट्रीट पहुंचे। वहीं उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनका ध्यान खींच लिया। एक लाल रंग की लोहे की टेबल पर और कमरे के कारपेट की अंदर वाली तरफ खून के निशान मिले। उन निशानों के सैंपल लिए गए और जांच के लिए भेजे गए। बाद में रिपोर्ट आई कि वो खून सोमैया का ही था। पुलिस लगातार मोहम्मद की हरकतों को खंगाल रही थी। 25 जून को सीसीटीवी में वो एक चाबी बनवाते हुए दिखा, बिनी स्ट्रीट वाले घर की चाबी। यानी अब वो खुद दरवाजा खोल सकता था। ये वही घर था जहां उसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के कारण जाने की मनाही थी। उसी दिन दोपहर 3:49 पर वो फिर बिनी स्ट्रीट पर नजर आया। सीसीटीवी में एक आदमी और एक औरत की ऊंची आवाजें रिकॉर्ड हुई। लगभग इसी समय के बाद सोमैया का फोन बंद हो गया। फोन डेटा से पता चला कि उसने इंटरनेट पर बड़े मलबे वाले बैग्स सर्च किए थे। जिस शिपिंग कंटेनर में वो रहता था, वहां के सीसीटीवी में वो अपनी मित्सुबिशी स्पेस वैगन को रिवर्स करके एक कंटेनर के पास लगाता दिखा और उसे लॉक करता नजर आया। दरवाजे का एंगल ऐसा था कि कैमरे को साफ नहीं दिख रहा था कि वो अंदर क्या कर रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, उसने हैंड ग्लव्स पहन रखे थे। सोमैया के लापता होने की रिपोर्ट के 11 दिन बाद वो खबर सामने आई जिससे सब डर रहे थे। उसका शव मिला। उसे कारपेट में बांधकर कचरे वाली जमीन पर फेंक दिया गया था, जहां गर्मी में शरीर सड़ता रहा। पोस्टमार्टम किया गया। पता चला कि उसकी पीठ में लगभग 4 इंच लंबी लोहे की कील धंसी हुई थी। उसी की वजह से उसके फेफड़े में छेद हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि अगर उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता तो इलाज के बाद वह ठीक हो सकती थी, लेकिन समय पर इलाज न मिलने की वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया था। पैथोलॉजिस्ट ने यह भी कहा कि शरीर पर चोट के निशान थे जिनसे लगता है कि मौत से पहले उस पर हमला हुआ था। पोस्टमार्टम में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे लगे कि मौत किसी बीमारी या प्राकृतिक कारण से हुई हो। हालांकि शरीर काफी सड़ चुका था, खासकर सिर और गर्दन के हिस्से में, इसलिए मौत की सटीक वजह तय करना मुश्किल था। लेकिन पुलिस ने साफ कहा कि उस पर बहुत बुरी और लगातार हमला किया गया था। यह खबर सुनकर हर कोई टूट गया। लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी में उसके कोर्स के हेड ने उसे याद करते हुए कहा कि वो बहुत मेहनती स्टूडेंट थी और क्लास में सभी उसे पसंद करते थे। 6 जुलाई की रात 9:10 पर पुलिस मोहम्मद के पते पर पहुंची और उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।
इस बार कत्ल के शक में। ये उसका छठा इंटरव्यू था और अगला पूछताछ 7 जुलाई को शाम 4:41 पर शुरू हुआ। उसे बताया गया कि पिछले दिन पुलिस को एक औरत की लाश मिली थी जो बहुत बुरी तरह सड़ चुकी थी। पहचान अब भी पूरी तरह कंफर्म नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस को पूरा शक था कि वो सोमैया ही थी। ये सुनकर उसने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि पुलिस क्या कह रही है, और जब उससे पूछा गया कि क्या उसकी मौत के लिए वही जिम्मेदार है तो उसने साफ कहा बिल्कुल नहीं। उससे पूछा गया कि जिस दिन सोमैया आखिरी बार देखी गई थी उस दिन वो कहाँ था। इस पर उसने कहा कि वो बस इधर उधर घूम रहा था क्योंकि उसे लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद है। अफसरों ने पूछा क्या वो ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां सोमैया की लाश ठिकाने लगा सके। उसने इसे नकार दिया। फिर सवाल हुआ कि उसने गाड़ी ठीक उसी जगह के पास क्यों पार्क की जहां बाद में लाश मिली, तो उसने कहा कि ये एक आजाद देश है और वो जहां मर्जी अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है। अगर वहां लाश मिली है तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका फोन उसके यूनिट के पास कूड़ेदान में जलता हुआ मिला। इस पर उसने कहा यह इत्तेफाक हो सकता है। उसने ये भी कहा कि वो खुद इस बात से दुखी है कि परिवार के एक सदस्य के साथ ऐसा हुआ और वो हिंसक इंसान नहीं है। ज्यादातर लोग उसे अच्छा इंसान बताएंगे। पुलिस ने पूछा कि उसने प्रॉपर्टी की चाबी क्यों बनवाई, तो उसने कहा उसकी मां को हार्ट अटैक आया था, इसीलिए जरूरत पड़ी। ये इसलिए नहीं था कि वो वापस जाकर सोमैया की लाश हटाए। 8 जुलाई को दोपहर 1:04 पर उसका 7वां और आखिरी इंटरव्यू हुआ। पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फुटेज में वो अपनी गाड़ी से कोई भारी चीज निकालता दिख रहा था। उसने कहा वो बस कचरा था और उसे लगा ये कूड़ा फेंकने की जगह है, इसलिए उसने वहां कचरा फेंका। सोमैया के शरीर में जो लोहे की नुकीली कील फांसी मिली थी, उसके बारे में भी उसने कहा कि उसे नहीं पता वो क्या है। आखिर में उसने पुलिस से कहा कि उसे लगता है पुलिस किसी को भी दोषी बनाकर दिखाना चाहती है ताकि लगे कि वो अपना काम कर रही है, और उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उस पर किसी ऐसे काम का इल्जाम लगाया जा रहा है जो उसने किया ही नहीं। लेकिन उसके बार बार खुद को बेगुनाह बताने से कुछ नहीं बदला और आखिरकार उस पर कत्ल का आरोप लगाकर उसे हिरासत में भेज दिया गया। बाद में 20 सितंबर को वो HMP लीड्स नाम की जेल में बंद था और वहीं से वीडियो कॉल के जरिए क्राउन कोर्ट में पेश किया गया। यानी कोर्ट और जेल के बीच लाइव वीडियो कनेक्शन था और उसने स्क्रीन के जरिए जज के सामने अपना प्ली दिया। जब उससे पूछा गया कि उसका प्ली क्या है तो उसने जवाब दिया कि वो खुद को बेगुनाह मानता है। उसने कत्ल के आरोप से इनकार किया, लेकिन उसने ये मान लिया कि उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लाश को ठिकाने लगाया और उसका फोन खत्म करने की कोशिश की। ब्रैडफोर्ड क्राउन कोर्ट में मोहम्मद तेरूज खान का ट्रायल शुरू हुआ, जहां मिस्टर जस्टिस घानेम जज थे। प्रोसिक्यूटर जेसन पीटर ने कहा कि सोमैया की मौत उसके घर पर एक हिंसक हमले के बाद हुई थी और वो मौत बहुत दर्दनाक रही। उन्होंने कहा कि उसकी लाश को कूड़े की तरह सुनसान जमीन पर फेंक दिया गया, जहां वो सड़ती रही और हालत ऐसी हो गई कि पहचानना भी मुश्किल था। पहले जो वो कहता था कि उसे उसकी मौत के बारे में कुछ नहीं पता, वो बात कोर्ट में बदल गई। उसके वकील ने कहा कि उसके क्लाइंट को बिनी स्ट्रीट बुलाया गया था ताकि वो लाश ठिकाने लगा सके और उसे मौत के बारे में तब तक कुछ नहीं पता था जब तक सोमैया मारी नहीं गई थी। ट्रायल के दौरान मोहम्मद ने खुद गवाही नहीं दी। इस पर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इसका साफ मतलब ये है कि वो जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वही दोषी है। मोटिव की बात करें तो ये दलील दी गई कि ये एक ऑनर किलिंग थी। कहा गया कि सोमैया ने पाकिस्तान में शादी से इनकार करके परिवार की बदनामी की थी। मोहम्मद के वकील ने कहा कि उसके क्लाइंट के पास उसे मारने का कोई कारण नहीं था, बल्कि उसके भाई और सोमैया के पिता यासीन के पास कारण था। सोमैया की आंटी ने बताया कि जब सोमैया ने जबरन शादी की शिकायत पुलिस से की थी तो यासीन बहुत अपमानित महसूस कर रहा था और गुस्से से भरा हुआ था। लेकिन यासीन ट्रायल में ये सब सुनने के लिए मौजूद नहीं था, क्योंकि 8 जनवरी को वो अपनी पत्नी से इस्लामिक तलाक लेने के बाद पाकिस्तान एक तरफा टिकट लेकर चला गया था। मोहम्मद के वकील ने कहा कि यासीन अपनी बेटी पर पूरी तरह कंट्रोल रखता था और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। सोमैया की जिंदगी एक जीता जागता नरक बन चुकी थी और वो सब उसके पिता की वजह से था। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिर्फ लाश ठिकाने लगाने का जिम्मेदार नहीं था, जिसे वो अब मान भी चुका है, बल्कि उन्होंने अपने एविडेंस के जरिए यह साबित करने की कोशिश की कि कत्ल उसी ने किया। सीसीटीवी फुटेज, उस फुटेज में सुनाई देती ऊंची आवाजें, उसका चाबी बनवाना
और उसके फोन से आखिरी कम्युनिकेशन। इन सब बातों की तरफ प्रोसिक्यूशन ने इशारा किया। उन्होंने कहा कि भले ही वो ठीक समय नहीं बता सकते कि सोमैया को कब मारा गया, लेकिन साफ है कि जब उसका चाचा घर पहुंचा था उसी वक्त या उसके आसपास ही सोमैया को जान से मारा गया, क्योंकि उसके बाद उसका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। एक डिटेक्टिव कांस्टेबल ने भी गवाही दी। उसने बताया कि 29 जून को वो इंटरव्यू रूम में मोहम्मद के साथ था। उस दौरान मोहम्मद ने उससे पूछा कि उसके जैसे मामले में सजा क्या हो सकती है। डिटेक्टिव ने बताया कि कत्ल के मामले में उम्र कैद हो सकती है। फिर उसने पूछा कि अगर मामला अनजाने में या गलती से हुई हत्या का हो तो सजा क्या होगी। जवाब मिला कि वो जज तय करेंगे केस के फैक्ट्स को देखकर। उसने ये भी पूछा कि क्या यह सच है कि जेल में आधी सजा ही काटनी पड़ती है। डिटेक्टिव ने कहा कि यह भी जज पर निर्भर करता है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये सवाल किसी मासूम इंसान के नहीं लगते, ये बहुत सोच समझकर पूछे गए सवाल थे। ये उस आदमी के सवाल थे जिसे पता था कि उसने क्या किया है। 10 दिन चले ट्रायल के बाद जब सारे एविडेंस जूरी के सामने रख दिए गए तो जूरी ने 3 दिन में कुल मिलाकर करीब 9 घंटे 30 मिनट तक आपस में चर्चा की और फिर अपना फैसला सुनाया। ये दलील कि मोहम्मद ने सिर्फ लाश ठिकाने लगाई थी और कत्ल में उसका हाथ नहीं था, जूरी ने पूरी तरह खारिज कर दी। मोहम्मद तारूस खान को दोषी पाया गया। सजा सुनाते समय जज ने उसे साफ बताया कि जब तक वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकेगा तब तक वो बूढ़ा हो चुका होगा। मोहम्मद तारूस खान 78 साल का होगा जब वो पैरोल के लिए अप्लाई कर पाएगा। खान को उस भयानक हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई और कम से कम 25 साल पूरे होने से पहले उसे पैरोल का कोई मौका नहीं दिया गया। जज ने इस मामले को ऑनर किलिंग से नहीं जोड़ा और इस फैसले से समाज में कई लोग नाराज हुए। इससे उस संगठन को भी निराशा हुई जो इस तरह की हिंसा के शिकार लोगों की मदद करता है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में असली वजह को समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार यही वजह लोगों के लिए खतरा और बढ़ा देती है। जबरन शादी की बात सामने आई थी, फिर भी सजा में उस पहलू को उस तरह से शामिल नहीं किया गया जैसा वो उम्मीद कर रहे थे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन सरकारी एजेंसियों का सोमैया की जिंदगी में पहले से रोल था, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है ताकि आगे ऐसे मामलों में पीड़ितों को सही मदद और सही रिस्पॉन्स मिल सके। सोमैया पहले भी हिंसा की धमकियों के खिलाफ खड़ी हुई थी, उसने हिम्मत दिखाई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बार उसकी जिंदगी उसी परिवार के एक सदस्य ने खत्म कर दी जिसे उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी। मोहम्मद को सजा मिलने के बाद यह भी बताया गया कि इस सजा को चुनौती दी गई है। कहा गया कि सजा जरूरत से ज्यादा हल्की है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। यह मामला अटॉर्नी जनरल के पास गया, लेकिन उन्होंने इससे असहमति जताई। उनका कहना था कि सजा हल्की नहीं है, इसलिए इसे कोर्ट ऑफ अपील में नहीं भेजा जाएगा और जो सजा दी गई है वही कायम रहेगी, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, यूके या दुनिया का कोई भी कोना। इज्जत के नाम पर होने वाला अत्याचार किसी एक देश या सरहद तक सीमित नहीं है। जबरन शादियां, बेटियों पर दबाव और परिवार की बदनामी के डर को एक लड़की की जिंदगी से ऊपर रख देना साउथ एशियन कम्युनिटी के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देती रही है। भारत में भी ऑनर किलिंग के मामले सामने आए हैं और इस सच को स्वीकार करना शर्म की बात नहीं, बल्कि उसे न मानना ही असली गलती है। इसलिए शायद वक्त आ गया है कि हम एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय अपने समाज और अपनी सोच के अंदर झांकें। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।